फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरोका पे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कार्यपालिका से संबंधित। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पहला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य क्या होता है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी है। कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों और नीतियों को लागू करना। जैसा कि हमने जाना था कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा जो बनाए गए नियम और नीतियाँ हैं, जो बनाए गए कानून हैं उसको लागू करती है, और न्यायपालिका उसे संरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका यानी कि पॉलिटिकल एजुकेटिव और परमानेंट एजुकेटिव के मध्य मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों, दोनों के मध्य जो मुख्य अंतर है कि राजनीतिक कार्यपालिका एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग देश में जो चुनाव होता है, इसके माध्यम से जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसे ही राजनीतिक कार्यपालिका का नाम दिया जाता है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो सरकार का गठन होता है वह एक निश्चित अवधि के लिए होता है। जैसे कि भारत में जो सरकार का गठन होता है 5 वर्ष के लिए होता है, तो इसीलिए 5 वर्ष की अवधि के बाद में फिर एक नया चुनाव होता है और चुनाव के बाद में नई कार्यपालिका गठित होती है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल एजुकेटिव है इनको अस्थायी कार्यपालिका का नाम दिया जाता है। और जो एग्जाम के माध्यम से सिविल सेवक जो नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं, इन्हें जो है परमानेंट एजुकेटिव के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो सही आंसर है इसमें कि राजनीतिक कार्यपालिका एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका में सिविल सेवक सेवानिवृत्ति तक यानी कि जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसकी अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करें तो राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, और उसका चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। आपका सही आंसर बी है। अध्यक्षात्मक प्रणाली की अगर हम बात करें तो जैसे यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, और वह विधायिका से स्वतंत्र होता है और संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। परंतु भारत जैसे देश में जहाँ पे कि संसदीय कार्यपालिका है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो मंत्रिपरिषद है यह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और वह विधायिका से स्वतंत्र नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध अध्यक्षात्मक सेमी प्रेसिडेंटल कार्यपालिका व्यवस्था पाई जाती है? तो दोस्तों, सेमी प्रेसिडेंटल अगर हम व्यवस्था देखें तो यह व्यवस्था श्रीलंका और फ्रांस में पाया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली पाया जाता है। भारत में जो है संसदीय प्रणाली पाया जाता है। तो दोस्तों, श्रीलंका में अगर हम देखें तो यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। राष्ट्रपति के पास जो है व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ होती है और प्रधानमंत्री दैनिक प्रशासन संभालता है। यूएसए में क्या है कि अध्यक्षात्मक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट प्रमुख होते हैं। यूके और भारत में जो है संसदीय व्यवस्था है, जहाँ पे कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जो है ये क्या है तो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं। परंतु सरकार के जो प्रमुख होते हैं वो पीएम होते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय जो है पीएम के द्वारा लिया जाता है, और सरकार चलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ये मंत्रिपरिषद के भी प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1978 के संविधान संशोधन के बाद श्रीलंका में किस प्रकार की कार्यपालिका लागू की गई? तो दोस्तों, श्रीलंका में आरंभिक समय में जो है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की पद्धति नहीं थी। वहाँ पे 1978 के संविधान संशोधन के माध्यम से सेमी प्रेसिडेंटल रूल को लागू किया गया, और श्रीलंका में 1978 के संविधान के तहत जब यह प्रणाली लागू हुई तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और वह सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति तथा सरकार के भी प्रमुख माने जाते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्विट्जरलैंड की अगर कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ केवल एक राष्ट्रपति के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती है, यह गलत है। यहाँ 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका
होती है। तो ये सही है। यहाँ यहाँ का राष्ट्रपति जीवन भर के लिए चुना जाता है, तो दोस्तों ये गलत है। यहाँ प्रधानमंत्री के पास एक अधिकार होता है, तो दोस्तों यह भी गलत है, क्योंकि वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो ये जीवन भर के लिए नहीं चुने जाते हैं। और यहाँ जो प्रावधान है स्विट्जरलैंड में कि संसदीय प्रणाली की मूल विशेषता कार्यपालिका है वहाँ पे। और खास करके अगर स्विट्जरलैंड में हम देखें तो वहाँ पे बहुल कार्यपालिका पाई जाती है, जिसे कि प्लूरल एजुकेटिव के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, जहाँ पे 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद होती है, जिसे फेडरल काउंसिल कहा जाता है, जो सामूहिक रूप से देश की सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। आप याद रखेंगे, फेडरल काउंसिल होता है और वहाँ पे प्लूरल एजुकेटिव सिस्टम को अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय कार्यपालिका का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों संसदीय कार्यपालिका का जो मुख्य आधार है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति निरंतर जो है उत्तरदायित्व और निर्भरता है, यानी विधायिका से तात्पर्य यहाँ संसद है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि संसदीय प्रणाली की मूल विशेषता कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद तथा विधायिका जो संसद है के प्रति निरंतर जो है उत्तरदायी होना होता है। जब तक मंत्री परिषद को निचले सदन जैसे कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, तब तक वह अपने पद पे बनी रहती है और मंत्री परिषद जो है बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी में सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों जर्मनी में सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है, इसे चांसलर के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से वहाँ पे चांसलर होते हैं। और जर्मनी में संसदीय व्यवस्था है, वहाँ पे राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है और चांसलर सरकार का जो है वास्तविक प्रमुख कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धअध्यक्षात्मक सेमी प्रेसिडेंटल व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो इसका सही कथन है ये बी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें दोनों होते हैं, जैसे कि श्रीलंका में है, तथा राष्ट्रपति के पास कई महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियां होती है और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे एक चीज आप ऐड कर सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग दलों के हो तो कभी कभी असंतुलन की स्थिति भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका प्रणाली अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन या गंभीर अपराध के आरोप में संसद जो है वहाँ पे, जिसे कि वहाँ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, वहाँ के कांग्रेस के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट जो है आपका सही आंसर जो है बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूके यानी कि ब्रिटेन में किस प्रकार की संसदीय कार्यपालिका विद्यमान है? तो दोस्तों ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में जानते हैं इंग्लिश में। वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित संसदीय कार्यपालिका है, जहाँ का सम्राट या फिर वहाँ पे अगर रानी भी होती है और नाम मात्र का एक राज्य प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वहाँ के वास्तविक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप इसमें 11वां जो है आपका आंसर सही होगा, ए होगा। 12वां क्वेश्चन है कि नाम मात्र की कार्यपालिका नॉमिनल एजुकेटिव और वास्तविक कार्यपालिका रियल एजुकेटिव का स्पष्ट अंतर किस शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आंसर है, यह संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है। केवल संसदीय शासन प्रणाली में ही नाम मात्र की कार्यपालिका, जैसे कि भारत में जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं नाम मात्र के, वो राष्ट्रपति होते हैं, तथा वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होता है, के बीच अंतर देखने को भी हमें मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में संसदीय प्रणाली को क्यों वरीयता दी? यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया, वहाँ पे भारत में अमेरिका की तरह हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली को क्यों अपनाया? तो दोस्तों इसका तो एक जो सबसे प्रमुख जो आंसर होता है कि जो संसदीय प्रणाली है वो थोड़ा सरल प्रणाली है अध्यक्षात्मक प्रणाली के मुकाबले, और भारत एक लंबे गुलामी के बाद में आज़ाद हुआ था, एक नव स्वतंत्र देश था, तो उस समय में संविधान निर्माताओं को जो सबसे सुटेबल जो लगा देश में वो लगा संसदीय कार्यपालिका की प्रणाली, इसलिए इसे अपनाया गया। और यहाँ पे जो आपका आंसर सही है वो आंसर बी है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में
कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी और नियंत्रण बनाया जा सकता है, जिससे कि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। यही मुख्य वजह था कि भारत में जो है संसदीय कार्यपालिका की प्रणाली को अपनाया गया। राष्ट्रपति के तानाशाह बनने का खतरा रहता अध्यक्षात्मक प्रणाली जैसे प्रणाली में, क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी अगर नहीं होता, जैसे कि अमेरिका में है कि राष्ट्रपति वहाँ पे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के गणराज्य होने का क्या अर्थ है और यहाँ का संवैधानिक नाम मात्र प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत एक गणराज्य है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत न हो करके अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ एक प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति भारत की औपचारिक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख भी होते हैं। और गणराज्य से तात्पर्य होता है जहाँ पे गण का राज्य हो, यानी कि जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार हो और जनता के माध्यम से जहाँ पे सरकार चुनी जाती हो। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आंसर बी है। भारत का राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है वो राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो होता है आपका एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जिसे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। और वहीं पे आप याद रखेंगे जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसके माध्यम से देश में एमपी और एमएलएज के चुनाव होते हैं, जिसके माध्यम से सरकार बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जिस प्रतिनिधि को सर्वाधिक वोट मिलता है वही प्रतिनिधि जो है विजय घोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे आप याद रखेंगे राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। और जो तीसरा है इसमें कि दिल्ली व पुडुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी जो है इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में न तो विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और न ही संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। वहीं पर जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात आती है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय संसद के दोनों सदन के जो भी सदस्य हैं, कुल सदस्य यानी कि मनोनीत सदस्य भी और निर्वाचित सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आंसर सी है। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिल करके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है और इसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग चलाने का एकमात्र आधार जो होता है वो संविधान का उल्लंघन है। इस आधार पर अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर में संसद में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की उस शक्ति को क्या कहा जाता है जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी गैर वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है? दोस्तों, अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी गैर वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। इसे जो है निलंबनकारी वीटो कहा जाता है, सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। हालांकि यदि संसद इसे पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उस विधेयक के ऊपर में स्वीकृति देनी होती है। आपका जो यहाँ पे सही आंसर है वो आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो जो राष्ट्रपति थे उस समय में 1986 में वो ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, जब चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो सदन में बहुमत सिद्ध कर सके। तो इस प्रकार से ये जो है
यहाँ पे सही कथन की अगर आप बात करें तो सही कथन आपका है आंसर बी। जब किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिले तब राष्ट्रपति अपनी बुद्धिमत्ता से प्रधानमंत्री का चयन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? दोस्तों, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल 89 के तहत जो है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 74(1) है, इसके तहत जो है स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को अपने कार्य के संपादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति सामान्यतः पीएम के सलाह पे ही जो है मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं और राष्ट्रपति जो है सामान्यतः इन्हीं की सहायता के अनुसार कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75(3) के अनुसार जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में क्या सीमा तय की गई? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आंसर बी है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु होता है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है स्वतः भंग हो जाती है और नया मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। आपका जो सही आंसर है वो आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 जो है यह प्रधानमंत्री के उनके कर्तव्यों से जिनके तहत वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय से राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण कौन करता है? दोस्तों, सिविल सेवा अधिकारी नौकरशाही जो है अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। वे प्रशासनिक कार्य प्रणाली में निरंतरता और दक्षता बनाए रखते हैं। आपका जो यहाँ पे सही आंसर है वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें कि आईएएस आईपीएस आदि आते हैं कि सदस्यों का चयन और भर्ती कौन सा संवैधानिक निकाय करता है? तो दोस्तों, यह यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नौकरशाही के संदर्भ में राजनीतिक तटस्थता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है आपका वो आंसर बी है। अगर राजनीतिक तटस्थता की बात करें तो सिविल सेवकों का किसी राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध न होकर के निष्पक्ष रूप से नीतियां को लागू करना ही राजनीतिक तटस्थता माना गया है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 14 में जो है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग को जो है एक स्वतंत्र जो है संवैधानिक निकाय के रूप में जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यहाँ पे आप आर्टिकल याद रखेंगे 315 से लेकर के 323 है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है यह किस प्रकार की संस्था है, तो याद रखेंगे कि यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, राज्य स्तर पर संवैधानिक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, जैसे केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति होते हैं ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पे जो है राज्य के राज्यपाल होते हैं। इन्हें जो है राज्य स्तर पे कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।